हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए लेकर आए हूं एक और नया लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। अभी तक हमने 3 लेक्चर देख लिए हैं और सक्सेसफुली हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है। आज के इस लेक्चर में आपको पूरा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस पे करेंगे। अभी तक हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस भी समझेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे, और उस पे बेस्ड जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी हमने पढ़ लिया था। आगे भी हम बहुत सारे लॉज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है इस चैप्टर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिक्स्ड होके आते हैं। तो हमें क्या है कि एक भी चीज नहीं छोड़नी, वरना क्या होगा, लिंक टूट जाएगा, और वो लिंक टूटने नहीं देना है। अगर वो लिंक टूट गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आप पता नहीं लगा पाओगे। और ये चैप्टर भी ऐसा है ना कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम, कि इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में आप बोल सकते हो स्टोइकोमेट्री और लिमिटिंग रेजेंट में से क्वेश्चन आएगा तो उसमें से आएगा। आप बोल सकते हो कंसंट्रेशन टर्म्स में से क्वेश्चन आएगा। आप बोल सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएगा। आप बोल सकते हो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहां पर आप नहीं कह सकते। यहां पर कहां से घूम फिर के क्वेश्चन आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए थोड़ा सा चैप्टर चैलेंजिंग या फिर डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए डिफिकल्ट ही इसलिए होता है क्योंकि इसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, और कैलकुलेशन इसमें रहती है ज्यादा। और मैंने आपको कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है उसके बारे में बताया था, कि आपको कुछ कुछ चीजें मैथमेटिकल टर्म्स में सीख लेनी है। जैसे अंडर रूट कैसे निकालना है, जैसे लॉग के कुछ वैल्यूज है जो मैंने बताया वो आपको याद करके ही चलनी है। और करके चलोगे तो फिर आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, आगे तक के लिए आपको ज्यादा फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि देखो, चीजें क्या है कि याद रखने से आसान हो जाती है। अगर आप चीजें याद रखना सीख जाओगे ना तो आपके लिए कुछ भी पढ़ना, कुछ भी समझना मुश्किल रहेगा ही नहीं। आपको हर चीज समझ आएगी फिर। और हर चीज एकदम समझ आने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही है। और तैयारी परफेक्ट चल रही है इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान दे रहे हो। दोनों ही बातें सेम है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है ना। पीएच पे इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ, पीएच निकालने का क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। पीएच पे आएगा, पीके में से आएगा। यही इसमें मेन चीज है, यही तो मेन है इस चैप्टर में। अगर आपने इन चीजों को सीख लिया ना, पीएच कैलकुलेशन आपको हर एक के लिए, वीक एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो या वीक बेस, सबके लिए अगर आपको पीएच निकालना आ गया है तो आप समझ के चलो आपका 90% काम हो चुका है। लेकिन वही तो दिक्कत है, ये तो आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा और ये होगा, लेकिन वही करना कैसे है, वही तो दिक्कत है। दिक्कत ही वहीं पर है। अब उसको आपको अच्छे से करके चलना है तो आपकी तैयारी जो होनी चाहिए ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी तैयारी परफेक्ट होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। जिसकी तैयारी अच्छी रहती है ना उसके लिए मुश्किल चैप्टर भी इजी हो जाता है, और जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती उसके लिए इजी चैप्टर भी मुश्किल हो जाता है। जैसे रिडॉक्स के क्वेश्चन भी बच्चों से कई बार नहीं होते, क्यों? क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं जाते, उन्हें एन फैक्टर निकालना ही नहीं आता, या आता है तो वो एन फैक्टर कैलकुलेशन में गलती करते हैं। अब गलती कर रहे हो, आपसे ठीक से नहीं हो रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। वो टॉपिक क्लियर नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बोलता हूं। आपको शायद ये बात अच्छी लगे या ना लगे, आई डोंट नो, बट ये एक सच है, ये एक फैक्ट है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आ पा रहे हो, इसका मतलब यही है कि वो आपने समझा ही नहीं, उसमें आपने अपना 100% दिया ही नहीं। तो इस मुश्किल चैप्टर को, चाहे ये हो, इसके बाद मैं थर्मोडायनेमिक्स करवाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, ये हो या थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री हो, कोई भी चैप्टर आप ले लो, कोई भी चैप्टर, ठीक है, जो भी आपको मुश्किल लगता हो, ठीक है ना। अगर उसको आपको समझना है तो सबसे पहले आपका जो प्रयास होना चाहिए ना उस चैप्टर की थ्योरी पढ़ने का है। अगर आपने उस चैप्टर की थ्योरी समझ ली ना, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, जो नोट्स है वो आपने अच्छे से पढ़ लिए ना, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूँ, अगर आप थोड़ी मेहनत करो। और अगर आप क्लास 11th में हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास तो वैसे ही बहुत ज्यादा टाइम है। आपके पास इतना वास्ट टाइम है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इस टाइम में आप
पूरी की पूरी जो आपकी 11th की केमिस्ट्री है, आई नो दैट आप 10th से आए हो, एकदम से सिलेबस बढ़ गया, क्योंकि 10th में इतना ज्यादा सिलेबस था नहीं, 10th में तो छोटा सा सिलेबस था, अब एकदम से बहुत ज्यादा सिलेबस आपको लग रहा होगा। और मैं तो साफ बोलता हूँ 10th की पूरी केमिस्ट्री देख लो, 4 चैप्टर थे सिर्फ, और इसका एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बराबर है। इतना मतलब डिफरेंस है, इसका एक चैप्टर उसके 4 चैप्टर के बराबर है। इवन पहला चैप्टर भी बड़ा है आपका, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, छोटा तो वो भी नहीं है, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो, उसके नंबर ऑफ टॉपिक्स देख लो, तो बहुत बड़ा है। और थर्मोडाइनमिक्स देख लो, थर्मोडाइनमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, वो तो फिर सबसे ही अलग है, वो तो है ही इतना बड़ा। तो इसके जो एक एक दो दो चैप्टर है ना, वो पूरी आपकी 10th की केमिस्ट्री के 4 चैप्टर के बराबर है। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज्यादा है, ठीक है। और अभी तो आप ऑर्गेनिक पे आओगे तो आप, ठीक है, वहां तक तो आपको समझ आएगा, आयुपैक आइसोमेरिज्म तक तो आपका सही चलेगी गाड़ी, आपकी गाड़ी एकदम स्ट्रेट चलेगी कि हाँ सब समझ आ रहा है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। जैसे ही जीओसी पे आप पहुंचोगे, आपको समझ आ जाएगा कि अब थोड़ी दिक्कत हो गई है, अब गाड़ी गलत जगह चली गई है। तो ये भी आपको चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन यही सफर, सुहाना सफर जो है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और आपकी मंजिल है डॉक्टर बनना। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करने की आदत और मेहनत करने की आदत आज ही से डाल लो, क्योंकि देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप एमबीबीएस करने जाओगे, बीएमएस करने जाओगे तो वहां नहीं पढ़ना पड़ेगा, वहां भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ना होगा। मेहनत आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी अगर आपको डॉक्टर बनना है या किसी भी मेडिकल लाइन में जाना है। मेडिकल की किसी भी लाइन में अगर आप जाना चाहते हो, रात को भी अगर आपको पेशेंट बुला रहा है ना, रात को अगर इमरजेंसी आ रही है, तो आपको उठकर जाना होगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फिर वहां पर बात सिर्फ नौकरी की या फिर किसी जॉब की नहीं रह जाती है, वहां पर बात आ जाती है किसी की जान बचाने की, बात आ जाती है किसी की तकलीफ की, कि आपके ना पहुंचने से या आपके ना करने से किसी को तकलीफ होती है, तो वो वाली चीज आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि अगर आप कॉर्पोरेट में एक जॉब छोड़ते हो, दूसरी जॉब में चले जाते हो, या फिर एक जगह आपका ठीक नहीं जमता तो आप छोड़ देते हो, या फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही काम करते हो कि 9 to 6 ही करेंगे, 10 to 6 ही करेंगे, इस टाइप से। लेकिन डॉक्टर की शिफ्ट नहीं होती है, डॉक्टर को कभी भी बुलावा आ सकता है, और डॉक्टर मना नहीं कर सकता। ये भी एक बात है, डॉक्टर क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया तो फिर पेशेंट का इलाज कौन करेगा। और पेशेंट टाइम देख के थोड़ी आता है, पेशेंट कभी भी टाइम देख के थोड़ी आता है, वो तो कभी भी आ सकता है, कभी भी किसी की भगवान न करे ऐसी इमरजेंसी आ सकती है ना। तो आप थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डालो, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाओ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अभी आप बच्चे हो, बच्चे की तरह भी रहना है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस भी रहना है। थोड़ा सा सीरियस रहोगे, थोड़ा सा हंस खिल के काम करोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी व्यवस्था हो, उसको बेहतर बनाने का, कोई भी व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक ही तरीका है कि आप उसको अपने अनुसार ढालो, या फिर उसके अनुसार आप अपने आप को ढाल लो। या तो आप व्यवस्था अपने हिसाब से बनाओ, या व्यवस्था जैसी बनी है उसके हिसाब से आप चलो। यही दो चीजें हो सकती है। तो अभी नीट तो आप अपने हिसाब से बना नहीं सकते, नीट का पेपर कि भाई मेरा ये टॉपिक अच्छा है, ये क्वेश्चन डाल देता हूँ। अगर ऐसा होता फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो खत्म ही हो जाता। फिर तो आप टॉपर होते नीट के, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 आती, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10, अंडर 10 आ जाती है आपकी आराम से, है ना। लेकिन ये चीज आपके हाथ में नहीं है ना, नीट का पेपर बनाना। नीट का पेपर तो कोई और ही बना रहा है, और वो कैसा बना रहा है वो आपको नहीं पता है, लेकिन आपको सिलेबस पता है, सिलेबस आपको पता है कि इसमें से ही आएगा जो भी आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो नीट की व्यवस्था है उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना है, उसके हिसाब से खुद को ढाल लेना है। मतलब जो सिलेबस दिया है उसको घोल के पी जाओ। ये दिख रहा है ना आपको सॉल्यूशन, ये जैसा सॉल्यूशन है ना, ऐसे इसमें मिलाओ नीट का सिलेबस और घोल के पी जाओ, खत्म। यही आपको करना है बस। अगर आपने नीट का सिलेबस, यानी कि मैं सिंपली बोलूं तो अगर आपने जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना वो अच्छे से पढ़ लिए, अगर आपने एनसीईआरटी भी लाइन बाय लाइन पढ़ ली और कुछ पीवाईक्यूज कर लिए नीट के, तो वो भी बहुत सफिशिएंट होंगे आपके नीट के लिए। लेकिन बात वही है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी होगी, ऐसा नहीं कि बस हाँ ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी को पढ़ लिया, पूरा डीपली पढ़ना है एक एक चीज। और आपकी केमिस्ट्री हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड होती है, चाहे आप नीट के लिए ले लो, जेई मेंस के लिए ले लो, हाँ एडवांस में थोड़ा हाई आ जाती है, लेकिन नीट और जेई मेंस के लेवल तक आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो नोट्स के लिए, मतलब थ्योरी के लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव है।
क्वेश्चंस के लिए आप पीवाईक्यूज देखो, नीट पीवाईक्यूज बहुत सारे मिल जाएंगे, हर एक टॉपिक पे आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आप सॉल्व करो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और अपनी पीवाईक्यू सीरीज वैसे भी चल रही है, जिसमें हम हर चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी करवाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो स्टार्ट करें इसको, आओ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक रिव्यू दे दूं, पिछले वीडियो को हमने छोड़ा था कहां पर, हमने कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन नहीं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ लिया था, है ना। उसके ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी देखे थे, मतलब हमने पीएच निकालना सीख लिया था वीक एसिड के लिए। अब बारी आती है वीक एसिड के बाद वीक बेस की। वीक बेस के लिए पीएच कैसे निकालेंगे, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। मेरा पहला ही टॉपिक ये है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेसिस। पहले हम आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे, फिर पीएच निकालना देखेंगे, है ना, और पी के बी निकालना भी सीखेंगे। तो पहले देखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या है। सो कंसीडर अ वीक बेस MOH। सपोज करो ये कोई वीक बेस है, अब NaOH मत मान लेना, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी ये जो M लिखा है ये सोडियम तो नहीं हो सकता, है ना, मतलब कुछ भी है ये, मैं कह रहा हूँ कुछ भी है। MOH ये मेरा कोई बेस है, बेस क्या होते हैं, जो वाटर में OH आयन देते हैं, ये तो आपको पता है आर्हेनियस के हिसाब से। तो सपोज करो ये मेरा MOH वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो जाहिर सी बात है OH आयन देगा, 100% देगा, यहाँ पर दे दिया इसने OH आयन। और जो हमारा मेटल या नॉन मेटल वाला पार्ट था वो M पॉजिटिव, ठीक है, जो हमारा दूसरा अटैच पार्ट था वो M पॉजिटिव में गया एलिमेंट। अब KB कैसे निकालेंगे इसके लिए, आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए मैंने जैसे के का बताया था वैसे KB का निकलेगा, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या क्या है, M पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो इसकी कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब मैंने H2O क्यों नहीं लिया, आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि H2O की क्यों नहीं ले रहा हूं मैं MaOH के साथ। अरे क्योंकि ये प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन नहीं मान के चलते, तो इसलिए सिर्फ MaOH की लेंगे। ये चीज अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का कैसे निकालते हैं ये चीजें सीखी होगी, तो वही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। अब इसका PKB कैसे निकलेगा, -log KB। जैसे PKA के लिए हमने देखा था ना -log KA, यहाँ पर KA की जगह बस KB है, बाकी पूरा का पूरा वही है, बहुत ज्यादा चेंज है ही नहीं। ये PKB, KB मतलब B फॉर बेस, KA फॉर एसिड, ऐसे याद कर लो। अब देखो KB में क्या लिखेंगे हम, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेसिस एंड अ मेजर ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो जैसे ही मैं KB को इंक्रीज करा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है और PKB डिक्रीज हो रहा है। PKB क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे KB बढ़ रहा है PKB डिक्रीज हो रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अब ये चीज कैसे पता चला कि PKB डिक्रीज हो रहा है KB के बढ़ने पे, अरे यहाँ से देखो ना, इस वाले एक्सप्रेशन से। PKB का फॉर्मूला क्या था, -log KB, लॉग के आगे माइनस, लॉग के आगे माइनस लग गया है, यानी इसकी जो वैल्यू है उसके आगे माइनस है। तो यानी जैसे ही KB बढ़ाऊंगा तो लॉग 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 की वैल्यू के साथ वो तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ सामने माइनस लग रहा है, तो वो तो कम हो रहा है, तो वो तो कम हो रहा है। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि KB जितना ज्यादा होगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस जितना ज्यादा होगा, उतना ही उसका PKB कम हो जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आयनाइज हुआ बेस, उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अरे जितना ज्यादा OH आयन देगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, सिंपल सी बात है। आयनाइजेशन का मतलब यही है ना, अपने आयन्स में टूटना, और इसके आयन्स मतलब OH आयन, यही होता है ना। बेस के लिए तो OH आयन होता है, एसिड के लिए H आयन होता है, H आयन एक्वस, इसके लिए OH आयन एक्वस। तो जितना ज्यादा आयनाइज होगा, जितने ज्यादा OH आयन में टूटेगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब बढ़ रही है, जब KB को बढ़ा रहे हैं। तो जैसे ही मेरा बेसिक यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। बताओ, ये फर्स्ट स्लाइड समझ आ गई, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार की नहीं। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। अब वीक बेस के लिए क्या निकालेंगे, अब देखो सिंपल सी बात है, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से, मतलब एक एक बच्चे को अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पर देखो, इनिशियल में कंसंट्रेशन होती थी और प्रोडक्ट की जीरो होती थी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो बना ही नहीं टाइम जीरो पे। प्रोडक्ट कब बनता था, जैसे जैसे टाइम बढ़ता था। और इक्विलिब्रियम पे हम नोट कर लेते थे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है और जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितना डिसोसिएट हुआ। मतलब सपोज करो ये 20% डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना, 80%। और जितना ये डिसोसिएट होता था उतना ही ये बन जाता था, है ना।
तो सपोज करो टी इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी सी, और प्रोडक्ट की तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही होगी। अब यहाँ पर ये डिसोसिएट कितना हुआ, सी माइनस सी है। आप कहोगे सी माइनस सी ए कैसे हुआ, हमने मान लिया लेट सपोज कि सी ए डिसोसिएट हुआ। कितना डिसोसिएट हुआ, सी ए, और जितना ये डिसोसिएट होता था उतना ही प्रोडक्ट बनता था, यानी सी ए, ये भी बना सी ए। ठीक है, अब ये जितना डिसोसिएट हुआ टोटल में से घटा दो, इनिशियल में से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा सी माइनस सी ए। कितना होगा, सी माइनस सी ए। जल्दी से देख के बताओ ये बात सही है कि नहीं। वैसे तो देखने की क्या जरूरत, आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इस केस में मैं ये एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा, जो कि होता है मेरा के बी। क्या हो जाएगा, सी इंटू ए इंटू सी इंटू ए। क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा, अरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहां से क्या आ रही थी, के बी इक्वल्स टू एम पॉजिटिव इंटू ओ एच निगेटिव अपॉन एम ओ एच। तो वही तो किया, एम पॉजिटिव की कितनी आ रही है कंसंट्रेशन, सी ए, ओ एच निगेटिव की भी सी ए, और अपॉन में एम ओ एच की कितनी हो जाएगी, सी इंटू, या सी सी माइनस है, अभी कॉमन नहीं लेते हैं सी, बाद में लेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहां से क्या करो, ये क्या बन गया मेरा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये हो गया मेरा सी कॉमन लेते ही 1 माइनस ए, सी से सी कैंसल, कितना बचा, सी इंटू ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए। तो ये मेरा आ गया के बी। जरा इसको ध्यान से देखो एक बार जल्दी से इसको चेक करो, क्लियर है, समझ तो आ गया होगा ना ये कैसे किया। मैंने एम पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव की नोट कर ली थी, कितनी थी कंसंट्रेशन, ओ एच निगेटिव की कंसंट्रेशन नोट कर ली, और इसकी कितनी बची थी डिसोसिएट होने के बाद, सी माइनस सी है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया। बताओ इसमें कोई दिक्कत है कहीं तक, कहीं से कहीं तक, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। वही चीज जो मैंने आपको करके दिखाई ना, वो यहाँ पर करके दिखाई है। यहाँ पे ये आ गया था हमारा सी ए स्क्वायर अपॉन एम 1 माइनस ए तक। ठीक है, यहाँ शॉर्ट में लिखा है, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे आया। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज है, अगर मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम है, यानी बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा है, वीक बेस का मतलब ही क्या है कि वो बहुत कम आयनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि वो ज्यादा आयनाइज होगा, यही होता है ना। तो वीक बेस का मतलब ये है कि वो 1 से तो बहुत छोटा होगा, 1 के कंपेयर में तो बहुत ही कम होगा, मतलब 1 तक तो वो पहुंच नहीं पाएगा, 100% डिसोसिएशन तो कभी होगा नहीं। तो इस केस में इसको क्या मानेंगे, अगर ए 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस ए को क्या मान लेते हैं, 1 माइनस ए को क्या मान लेते हैं, लगभग लगभग 1 मान लेते हैं, लगभग लगभग 1 मान लेते हैं, और यहाँ 1 रख दूंगा तो के बी किसके बराबर आ जाएगा, तो के बी मेरा आ जाएगा सी इंटू ए स्क्वायर, यही आ जाएगा ना, सी इंटू ए स्क्वायर। डाइल्यूशन लो तो पढ़ा है ना आपने, ओसवाल डाइल्यूशन लो। तो यहाँ पर देखो मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बी अपॉन सी, इधर चला गया के बी अपॉन सी, और इसका स्क्वायर था तो अंडर रूट आएगा यहाँ पर, तो ए आ जाएगा मेरा अंडर द रूट के बी अपॉन सी। जल्दी से इसको चेक करो, ए क्या आ जाएगा, अंडर द रूट के बी अपॉन सी, और यहाँ से सी के लिए भी तो निकाल सकता हूँ, के बी का फॉर्मूला आ गया सी ए स्क्वायर, ए का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट के बी अपॉन सी, और यहीं से सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहीं से सी आ जाएगा मेरा के बी अपॉन ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, के बी अपॉन ए स्क्वायर, ये मेरा सी आ जाएगा। अब क्या मैं यहाँ से कंसंट्रेशन का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, कंसंट्रेशन का भी तो फॉर्मूला निकाल सकता हूँ ना मैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के बी से निकाल लो या फिर ए से निकाल लो, सी इंटू ए करके, सी इंटू ए करके निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर मुझे ए की फॉर्म में निकालना हो, और अगर ए की फॉर्म में ना निकालना हो, सी इंटू ए की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू क्या होती है, के बी इंटू अंडर रूट सी, जैसे कि कंसंट्रेशन है मेरी, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ पहले ही, सी इंटू ए। तो यहां से देखो सी इंटू, अब ए की वैल्यू कितनी थी, अंडर द रूट के बी अपॉन सी, अंडर द रूट के बी अपॉन सी। सॉल्व करने पर क्या आएगा, इससे ये वाला पार्ट कटेगा और ये अंडर रूट में आ जाएगा के बी अपॉन सी। ये सी है और ये अंडर रूट सी है, यानी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, 1 से हाफ पावर कटेगी, हाफ पावर बचेगी अंडर रूट, तो अंडर रूट के बी इंटू अंडर रूट सी क्या हो जाएगा, अंडर द रूट के बी इंटू सी। ये चीज हम पिछली वीडियो में जब हम के ए पढ़ रहे थे उसमें भी हमने चेक की थी, अंडर रूट के ए इंटू अंडर रूट सी कैसे हम लिख देते थे,
तो ये वाली चीजें आप एक बार चेक करो पूरा, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ क्योंकि ये अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक है ना, अच्छे से समझ पा रहे हो ना, चीजों को आपको क्लियर रखना है। चीजों को क्लियर रखोगे तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी। दिक्कत कब आती है? दिक्कत उसके साथ होती है जो चीजों को क्लियर नहीं रख पाता है। जो क्लियर रख पाएगा उसके साथ कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलो, अब पीएच के लिए देखते हैं, पीएच वीक बेस के लिए कैसे निकालेंगे। यही आपका मेन टॉपिक है, मैं आपको बता दूं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया ना, बस हो गया काम। अगर आपको पीएच निकालना आता है वीक एसिड के लिए, पीएच निकालना आता है वीक बेस के लिए, तो आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मान के चलो। जैसे पीएच ऑफ अ वीक बेस क्या होता है? पीओएच अगर मुझे निकालना है तो हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। वहां हम पढ़ते थे पी के क्या होता था? हाफ पी के ए माइनस लॉग सी। ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर पीओएच निकालने हैं तो के ए की जगह के बी आ जाएगा, बस। बात तो वही है, बात तो वही है ना। और ये सॉल्यूशन अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। जैसे मैंने पीके का निकाला था ना सॉल्यूशन, वैसे ही इसका है। तो बार बार डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, और आपको एग्जाम में डेरिवेशन लिखने के लिए आएगी भी नहीं नीट के एग्जाम में। वो तो आपका वैसे ही ऑब्जेक्टिव पेपर है ना। अब देखो, ये लेकिन वैलिड तभी है जब डिसोसिएशन कांस्टेंट 0.1 हो या 10% हो। तो उस केस में हम ऐसे ले सकते हैं, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका बहुत कम होना चाहिए 1 से। क्या होना चाहिए? बहुत कम होना चाहिए। तो ये 0.1 से कम होना चाहिए। यानी कि मैं तो वैसे आपको बता के चला था ना, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम हो, लाइक 0.05 हो, 0.04 हो, यानी जब जब लगभग सिर्फ 4 या 5% ही डिसोसिएट हो रहा है, तो मान के चलो उसकी वैल्यू 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम आएगी। और 1 से माइनस करके वो 0.9 या 0.92 0.93 ऐसे कुछ आएगा। तो हम उसको 1 ही मान लेते हैं लगभग लगभग, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो पीएच के ये वाले पीओएच के ये वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा है? हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। क्या लिखा है? हाफ पी के बी माइनस लॉग सी। और पीएच प्लस पीओएच 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? 14। क्या होता है? 14 होता है। ठीक है ना। पी के डब्ल्यू वाला केस मैंने आपको बताया था ना कि के डब्ल्यू होता है आपका रूम टेम्परेचर पर 10 की और माइनस 14। और जब हम पी के डब्ल्यू निकालते हैं तो वो हो जाता था हमारा 14। ठीक है ना। वाटर के लिए मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको वाटर की ही प्रॉपर्टीज करवा दी थी। वाटर के लिए मैंने आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट करवा दिया था। वाटर के लिए मैंने पीएच कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कब हमें वाटर की कंसंट्रेशन ऐड करनी है, कब नहीं करनी है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। इस वाले रिलेशन से आप कुछ भी निकाल सकते हो, पीओएच भी निकाल सकते हो, पीएच भी निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सपोज करो पीएच गिवन है और पीओएच पूछेगा, तो आप निकाल दोगे ना 14 माइनस पीएच करके। अगर पीएच गिवन है और पीओएच पीओएच पूछा है तो भी निकाल सकते हो, पीओएच गिवन है पीएच निकालना है तो भी निकाल सकते हो। दोनों का जो सम है वो 14 होता है, बस। ये याद रखना है। इतना याद रखोगे काम हो जाएगा, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बिटवीन पीके ए एंड पीके बी। अब पीके ए एंड पीके बी में रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कोई वीक एसिड है एच और वो टूट रहा है एच पॉजिटिव और ए निगेटिव में। अब के ए क्या होता है मेरा? एच पॉजिटिव ए निगेटिव इंटू अपॉन में एच ए, अपॉन में एच ए। अब देखो, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? एच ए का ए निगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? ए निगेटिव बनेगा। ये तो पता ही है, एच पॉजिटिव प्लस ए निगेटिव में टूटेगा। और जब भी मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जो वीक एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का वीक, वीक का स्ट्रॉन्ग, उल्टा करते हैं इसमें। ये हमेशा याद रखो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी एच ए की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखो, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच ए इज ए निगेटिव। तो ए निगेटिव प्लस एच टू ओ गिव्स ओ एच निगेटिव प्लस एच ए। यहाँ पर के बी जो मैं निकालूंगा वो क्या हो जाएगा मेरा? ओ एच निगेटिव के ओ एच आयन इंटू एच ए अपॉन ए निगेटिव। ठीक है।
वही सेम टू सेम किया है, तो मुझे पता चल गया कि ए के बी की वैल्यू ये होती है। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो एकदम, कि ए की वैल्यू ये है, के बी की वैल्यू ये है। अगर मैं चाहूं तो इसको सेम टू सेम नहीं बना सकता हूं। के डब्ल्यू पता है आपको क्या होता था? के डब्ल्यू आप याद करो जल्दी से, के डब्ल्यू की मैंने करवा रखी थी आपको, हाइड्रोनियम आयन के लिए कैसे लिखते थे, है ना? कुछ समझ आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? अगर इन दोनों को मैं इनटू कर दूंगा तो वही नहीं बन जाएगा, या नहीं बनेगा? बताओ जल्दी। के डब्ल्यू ये होता था ना आपका। आप भूल बहुत जल्दी जाते हो, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एच पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन इंटू ओ एच निगेटिव, यही होता था ना, ये होता था आपका के डब्ल्यू। और अगर आप इन दोनों को इंटू कर दोगे तो वही नहीं बन जाएगा? जैसे के ए इंटू के बी करके देखो एक बार। के ए की वैल्यू थी एच पॉजिटिव इंटू ए निगेटिव अपॉन एच ए इंटू के बी, यानी कि ओ एच निगेटिव इंटू एच ए अपॉन ए निगेटिव। एच ए से एच ए कैंसल, ए निगेटिव से ए निगेटिव कैंसल, क्या बचा? एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव। ठीक है ना? तो के इंटू के भी कितना आ गया? एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव, वही आ गया। यानी ये किसके बराबर आ गया? के डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ रहा है? वो किसके बराबर आ रहा है? के इंटू के बी के बराबर आ रहा है। और यही रिलेशन मुझे आपको करवाना था, यही रिलेशन मुझे आपको करवाना था। मेन चीज तो वही थी। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूला पे बेस्ड मिलेंगे और डायरेक्टली बेस्ड आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसका कॉन्जुगेट इसका एसिड का वीक आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड गिवन है, तो आप निकालो इसके कॉन्जुगेट बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा आगे। जैसे यहाँ देखो, वही चीज जो मैंने करवाई है वही चीज यहाँ पर करके दिखा दी इन्होंने। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे यहाँ ये कैंसिल हो गया, एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव बचा जो कि के डब्ल्यू होता है। तो वही रिलेशन इन्होंने बता दिया। फॉर एन एसिड बेयर कॉन्जुगेट पेयर, ये एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के लिए हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर के लिए यूज करते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई? अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, अब आएगा असली मजा। क्वेश्चन पढ़ो। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एच एफ एच सी ओ ओ एच एंड एच सी एन एट 298 केल्विन आर 6.8 इंटू 10 की पावर -4, 1.8 इंटू 10 की पावर -4 एंड 4.8 इंटू 10 की पावर -9 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जिसने कर लिया यार मजा ही आ जाएगा उसको। मैं बता रहा हूं उसके 100% मार्क्स आ सकते हैं अगर इस टाइप के आप क्वेश्चन कर लोगे जो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ, या फिर जो आगे भी मैं करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर को जिसने अच्छे से कर लिया ना उसकी केमिस्ट्री हमेशा बेटर होगी, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट या चैलेंजिंग चैप्टर है। और जब आप कोई डिफिकल्ट या चैलेंजिंग चीज कर लेते हो तो आसान चीजें तो अपने आप ही हो जाती है, वो तो फिर आपको लगती है इजी। अब देखो इसमें क्या करना है, गिवन क्या क्या है वो लिखते चलो। के ए वन क्या है? के ए वन मैं इसके लिए मान रहा हूँ, एच एफ के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए के ए वन मानो, इसके लिए के ए टू मानो, और एच सी एन के लिए के ए थ्री मानो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। के ए वन की वैल्यू जैसे एच एफ के लिए कितनी गिवन है? 6.8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ऐसे ही के ए टू कितना गिवन है, यानी कि एच सी ओ एच के लिए 1.8 इंटू 10 की पावर -4। और के ए थ्री कितना गिवन है एच सी एन के लिए? 4.8 इंटू 10 की पावर -9। अब निकालना क्या क्या है मुझे? के बी वन, के बी टू, के बी थ्री। चलो के बी वन से स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? के डब्ल्यू अपॉन के वन। आपने कहा ऐसे क्यों लिख दिया? अरे अभी थोड़ी देर पहले रिलेशन बताया था ना मैंने, के ए इंटू के बी क्या होता है? के डब्ल्यू। तो इसका मतलब
अगर मुझे के ए पता है तो मैं के भी निकाल सकता हूँ, के डब्ल्यू अपॉन के ए करके। यहाँ पर देखो जल्दी से, अगर मुझे एक पता है, एक चीज पता है, यानी कि के ए पता है, तो मैं के भी निकाल सकता हूँ ना। तो वही तो कर रहा हूँ। और के डब्ल्यू की वैल्यू तो सबको पता है यार, क्या होती है, फिक्स्ड होती है, 10⁻⁻14। इसकी तो फिक्स ही होती है ना रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ देखो रूम टेम्परेचर ही गिवन है 298 केल्विन, मतलब कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो रूम टेम्परेचर तो है ही। और के वन से डिवाइड कर दो, 6.8 इंटू 10⁻⁻4। इससे ये कैंसिल हुआ। अब इसको सॉल्व करो, ये 10⁻⁻10 बच रहा था, 1/6.8 इंटू 10⁻⁻10। अब क्या करेंगे, 10/10 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे। ये आ जाएगा मेरा 10/6.8 कितना आता है, 1.48 या 1.47 आएगा, इंटू 10 की पावर एक बढ़ानी पड़ी तो 10⁻⁻11। ये हो जाएगा मेरा। चेक करो एक बार, जल्दी से चेक करो जल्दी से। देखो यहाँ -4 था, यहाँ 10⁻⁻14 थी, ये कटा 10⁻⁻10 ऊपर रह गई। अब एक पॉइंट मुझे और ले जाना होगा, क्यों, क्योंकि मुझे 10 लिखना है यहाँ पर, 10/6.8 बनाना था। तो एक पावर बड़ी माइनस में 10⁻⁻11 हो गया, है ना। कैलकुलेशन वाला पार्ट देखो, आप खुद भी देख सकते हो। मेरा काम है आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन समझाना। अब यहाँ पर देखो KB2 हो गया के डब्ल्यू अपॉन KA2। के डब्ल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14 अपॉन KB2 कितना है, KA2 1.8 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया सॉल्व करने पर। देखो सॉल्यूशन वाला पार्ट तो आपको खुद ही देखना है, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन करना तो आपको ही है। ये आ गया 10⁻⁻10, तो 1/1.8, इसको भी 10 में चेंज कर लो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/1.8, और यहाँ पर 10⁻⁻11 आ जाएगी। तो 10/1.8 5.5 कुछ आएगा, मैं 5.5 ही ले लेता हूँ। अरे मैं कैसे कर पा रहा हूँ, देखो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपसे बेटर होगी, क्यों, क्योंकि मैं जेई वाला हूँ, मैंने जेई क्वालिफाई किया हुआ है, तो मुझे मैथ्स आती है अच्छे से। लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप घर पे तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, लेकिन ट्राई करो थोड़ा सा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपकी कैलकुलेशन खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। तो KB2 भी मेरा निकल गया। नेक्स्ट आते हैं KB3 पे, विच इज KW अपॉन KA3। अब ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय KA3 कहाँ है, पूरा 4.8 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, कितना आ गया सॉल्व करने पर, ये 10⁻⁻5, और ये हो गया 1/4.8। एक पावर बढ़ा दो, एक पावर क्या करो, बढ़ा दो, 10⁻⁻6 कर दो, और ये हो जाएगा 10/4.8, यानी कि 2.1 इंटू 10⁻⁻6। ये भी आ गया। एक बार अच्छे से इसको चेक करो, एकदम अच्छे से, ये कैसे मैंने निकाला। फॉर्मूला आपको पता था, K इंटू के बी इक्वल्स KW होता है, KW की वैल्यू फिक्स होती है, तो के बी हम के ए के थ्रू निकाल सकते हैं, यही चीज आपको समझनी थी। एक बार चेक करो जल्दी से इसे। समझ में आ रहा है ना, मेन चीज है कि समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन मुश्किल है, आई नो दैट। ठीक है, आगे बढ़ू, ये समझ आ गया कैसे हुआ। अब देखो, रिलेशन बिटवीन पीकेए एंड पीकेबी। अभी तक आप पीकेए एंड पीकेबी तो समझ गए होंगे, है ना। पीके हम वीक एसिड के लिए लेते थे, और पीकेबी हम ले रहे हैं वीक बेस के लिए, बस इतना ही फर्क है, A4 एसिड B4 बेस। अब देखो, जब हम लोगेरिथम लेंगे के इंटू के बी में, यानी इस वाले रिलेशन में, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं तो क्या होगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग बी, लॉग के प्लस लॉग के बी, और ये हो जाएगा लॉग के डब्ल्यू। मैं करके दिखा देता हूँ इसको आपको अलग से भी। यहां पर आ गया लॉग के ए इंटू के बी इक्वल्स लॉग के डब्ल्यू। आप नीट वाले हो ना, आपको आराम से समझाना पड़ेगा, जही वाले होते तो मैं डायरेक्टली बता देता। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लॉग के ए
प्लस लॉग के बी इक्वल्स लॉग के डब्ल्यू। अब देखो इसमें करना क्या है, लॉग के प्लस लॉग के बी क्या हो गया, लॉग के डब्ल्यू। अब एक चीज आप ध्यान रखो, एक चीज आप ध्यान रखो, पी के क्या होता था, पी के क्या होता था, माइनस लॉग के, और पी के बी क्या होता था, माइनस लॉग के बी। तो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस पी के लिख सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको माइनस पी के बी लिख सकता हूं, इक्वल्स ये क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू, लेकिन कौन सा, माइनस पी के डब्ल्यू। अब यहां से माइनस कॉमन ले लो, यहां से क्या ले लो, माइनस कॉमन। ये बन गया पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स पी के डब्ल्यू, यही बन गया। ये रिलेशन आपका आ जाएगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और पी के डब्ल्यू आपको पता है 14 होता है, वो तो अब ऑब्वियस सी बात है। मेन चीज क्या है, आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है, पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स पी के डब्ल्यू होता है, यानी कि 14 होता है। क्योंकि के डब्ल्यू 10 की पावर -14 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 14 आ जाएगा ना, माइनस लॉग 10 की पावर -14 करते ही वो 14 आ जाएगा। बता भी रखा है पी के डब्ल्यू की फिक्स ही होती है 14, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। पी के प्लस पी के बी को क्या लिखोगे आज से आप, अरे यहाँ यही बता देता हूँ, इसी को आप यहाँ पर ये भी याद कर सकते हो, पी के ए प्लस पी के बी कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे एक क्वेश्चन में पी के ए की वैल्यू दी हुई है, तो मैं पी के बी की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा। क्या करना है, बस 14 में से माइनस ही तो करना है। 14 में से जैसे ही माइनस करूंगा मेरा पी के आ जाएगा। और अगर मुझे पीके की वैल्यू गिवन होके पीके भी निकालना है, तो भी मैं पीके भी निकाल सकता हूँ। क्या करना होगा, उसको भी 14 में से माइनस कर दूंगा, मेरा काम हो गया बस। यही तो करना है, और करना क्या है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने में। चलो पेन चेंज करते हैं पहले, पढ़ो इसको। What is the pH of 0.001 molar aniline solution? The ionization constant of aniline is 4.27 into 10⁻⁻10। ठीक है, तो आयनाइजेशन कांस्टेंट मुझे गिवन हो गया। आयनाइजेशन कांस्टेंट तो मुझे गिवन है, कि मुझे करना क्या है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन इन द सॉल्यूशन, ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एनिलीन। अब देखो, इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या है, रिएक्शन लिख देता हूं पहले। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2 प्लस H2O गिवन, क्या मिल जाएगा मेरे को, अब ये टूटेगा, अब ये टूटेगा मतलब किसमें, H पॉजिटिव आयन इसके पास आएगा और OH आयन देगा। क्यों, क्योंकि ये बेस है, ये बेस है तो कौन सा आयन देगा, OH आयन देगा। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि एसिड क्या देता है, H आयन, और बेस OH आयन देता है। इतनी बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। बताओ जल्दी, समझ आई, हाँ। अब सपोज करो एट टी इक्वल्स टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी फिक्स्ड है C, और यहाँ पर 0 0 बन रहा था। इसको तो देखना भी नहीं है H2O को, तो ये तो अपना प्योर लिक्विड है, इसको देखो भी मत, इसकी तरफ आंखें बंद कर लो। हाँ भाई तेरे को नहीं देख रहे, ऐसे आपको करके चलना है, ऐसे ही करके चलना है, ठीक है। अब सपोज करो ये CX डिसोसिएट हो गया एट टाइम T इक्वल्स टू T पर, और T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे ये होगा हमारा C-CX। और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया CX, और यहाँ पर भी बन गया CX। ठीक है, कुछ ऐसे बनाते हैं, C-CX कर दो, या फिर डायरेक्टली आप C-X भी मान सकते हो, आप इसको X भी मान सकते हो। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे मान के चल लो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे आप खुश रहो। ठीक है, मान लो X डिसोसिएट हुआ तो C-X, और यहाँ बना कितना प्रोडक्ट में, X और X, X और X बन गया। बताओ जल्दी, कंफर्म है कि नहीं, ये वाली बात तो कंफर्म है। तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kb, ये हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो कि है C6H5NH3 इंटू OH आयन की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट यानी C6H5NH2 की कंसंट्रेशन। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको कैसे लिख सकता हूं, X इंटू एक्स अपॉन C-X। जल्दी से चेक करके बताओ,
तो के बी मेरा कितना आ गया, के बी मेरा आ गया एक्स अपॉन सी माइनस एक्स। अब देखो x क्योंकि मुझे पता है c तो गिवन है, c की वैल्यू कितनी गिवन है, ये वाली c की वैल्यू है 0.001 या फिर 10⁻³ मोलर। अब मुझे पता है ये जो डिसोसिएशन हुआ है वो इसके कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। क्या हुआ है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान के मैं सिर्फ c की वैल्यू ले सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ ना x² अपॉन c, केवल अगर मैं इसको बहुत छोटा मान रहा हूँ इसके कंपेयर में, तो c माइनस एक्स करने पर वैल्यू c ही रही। सपोज करो इसकी 10⁻³ है और इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 या 10⁻⁻7 आ रही है, जो कि आएगी भी उतनी। अगर उतनी वैल्यू इसकी है तो इसके कंपेयर में तो नेग्लिजिबल है, यानी इसमें से माइनस करके कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो इसको सी ही मान लूं अगर मैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा ना। मेरे को तो क्या है, मेरे को सिंपली क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। और के बी गिवन है, के बी की वैल्यू गिवन है, ये होता है के बी दिया हुआ है ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एनिलीन। एनिलीन के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल दो या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस बोल दो, क्योंकि एनिलीन वीक बेस है। कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब के बी मुझे गिवन है जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4.27 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 जो भी मुझे वैल्यू गिवन थी वही ली है। तो यहां से क्या करो, सी की वैल्यू पता है, इसको यहाँ इंटू करो, x² आ जाएगा मेरा 4.27 इंटू इसकी वैल्यू हो गई 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻3। या फिर मैं बोल सकता हूँ x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा अंडर द रूट, ये 10⁻⁻13 हो गई। अब इसको 42.7 बना के एक और पावर नीचे से लाके 10⁻⁻14 कर दो, जिससे कि हमें अंडर रूट लेना इजी हो जाए। ये हो गया 42.7। अब इसको सॉल्व करो x की वैल्यू को, तो ये कितना आ जाएगा, इतना तो कंफर्म है कि 10⁻⁻7 में चेंज होगा 10⁻⁻14। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है कि पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, हाफ। तो जैसी इसकी पावर हाफ होगी, और इसका 42.7 का अंडर रूट निकालने का तरीका बताता हूँ। आपको अंडर रूट 36 पता है कितना होता है, 6। आपको अंडर रूट 49 भी पता है कितना होता है, 7। तो इसकी वैल्यू मेरी 6 से 7 के बीच में आएगी। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो तो ये बिल्कुल हाफ है, 36 और 49 का एकदम हाफ है। 36 और 49 के बीच में 13 का गैप है, और 13 को बाय 2 करोगे तो 6.5 आता है, और उतना ही ये लगभग है। तो लगभग इसका आधा वैल्यू आएगी, यानी ये 6.5 के आसपास आएगा। ये बात तो कंफर्म है। और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 6.5, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है तो मैं बता सकता हूँ 6.53 इंटू 10⁻⁻7 आएगा। ठीक है, अगर आपको भी मैथ्स अच्छी करनी है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी। और इस चैप्टर में कैलकुलेशंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी भी, तो उसके लिए आप रेडी रहो, पहले से रेडी रहना ही होगा। एक्स की वैल्यू आ गई, मतलब यहाँ पर मुझे पता चल गया इन सब की वैल्यू कितनी है। ओ एच आइन की वैल्यू कितनी है 6.53 इंटू 10⁻⁻7। अब मुझे ये चीज पता चल गई, तो एक चीज मुझे पता है, मैं पीओएच निकाल लूंगा, और पीओएच निकाल लूंगा तो पीएच भी आ जाएगा। पीओएच क्या होता है, माइनस लॉग ओएच आयन की कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है एक्स, यानी कि 6.53 इंटू 10⁻⁻7। तो यहां पर रख दो। अरे ये क्या हो रहा है, ये माइनस लॉग 6.53 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये 10⁻⁻7 वाला ऐसे आएगा, और ये हो जाएगा 7 माइनस लॉग 6.53। ठीक है, डायरेक्टली लिखा है। अब तो आप लॉग वाले बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हो, तो आपको जल्दी समझ आ भी जाता होगा। और लॉग 6.53 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, लॉग 6 और लॉग 7 के बीच में आएगी। मैंने बताया था लॉग की 10 तक वैल्यूज आपको याद करनी ही करनी है, ठीक है ना। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी गलती है। लॉग 6 की वैल्यू मुझे पता है कितनी आती है, लगभग लगभग 0.77 आती है, लगभग लगभग 0.77 आती है। इतना तो आपको आइडिया होगा, बेसिकली इतना तो होना ही चाहिए। इतना आइडिया नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो ये 6.53 है, यानी 6 से ज्यादा है, तो ये लगभग 0.8 होगा, ये लगभग 0.8 होगा। यहाँ मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करके चल रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0.8 मान रहा हूँ। तो 7 माइनस 0.8 जैसी मैं करूंगा, इसकी वैल्यू 6.2 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा पीओएच जो है लगभग 6.2 आएगा।
लगभग 6.2 आएगा। वो देख लेना, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हो सकता है ये 6.2 ना के 6.18 6.19 आए, उतना चल जाता है, इतना चलेगा। तो पीएच की निकाल सकता हूं। अब पीओएच प्लस पीएच कितना होता था, 14 होता था। तो यहां से पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच हो जाएगा। अब जैसे ही मैं 14 माइनस पीओएच करूंगा, यानी 14 माइनस 6.2 करूंगा, ये कितना आ गया, 14 माइनस 6.2 यानी 7.8। ये मेरा पीएच आ गया। देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, इसीलिए बहुत बच्चों से ये चैप्टर हिलता भी नहीं है। और अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है, रुको जरा सब्र करो। मुझे शायद ये वाली साइड भी लेनी पड़ेगी, हाँ थोड़ा सा मुझे चाहिए स्पेस यहाँ पे, यहाँ ले लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो पीएच मेरा निकल चुका है। अब निकालना क्या था, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन इन सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच वाला पार्ट मैंने कर लिया, जो पहले पीएच निकालना था। सेकंड पार्ट में कह रहा है इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बताओ। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपको पता है क्या होती है, यानी कि मुझे ए निकालना है। और ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स अपॉन सी हो जाएगा सिंपली। क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन सी, यानी कि जो मेरी डिसोसिएट हुआ है अपॉन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स थी कितनी, 10⁻³ और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 6.53 इंटू 10⁻⁻7। अब इसको सॉल्व करो, 6.53 इंटू 10⁻⁻4 आ गया। कितना आ गया देख लो जल्दी से, समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। अरे जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं, क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरी ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद मुझे निकालना क्या था, आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकालना है, यानी के भी तो निकालना है। और के तो वैसे भी आपको पता है, के क्या होता है, के डब्ल्यू अपॉन के बी होता है। क्या होता है, के ए अपॉन के डब्ल्यू अपॉन के बी। अब के बी क्या था इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, जो कि गिवन था 4.27 इंटू 10⁻⁻10। तो के कितना हो जाएगा मेरा, के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14 अपॉन के बी है 4.27 इंटू 10⁻⁻10। कितना हो गया सॉल्व करने पे, 10⁻⁻4, और ये आ गया 10⁻⁻5, और ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। एक सेकेंड, 10/4.27, 2.2 के आसपास इतना ही आना चाहिए। एक बार इस बड़े से क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर पीओएच निकाला, फिर पीएच निकाला, उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकाला, फिर उसके बाद आयनाइजेशन कांस्टेंट निकाला। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में वैसे आएगा नहीं, इसमें से कोई एक आध चीज पूछी होगी, लेकिन मैंने आपको तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में करवाई, जिससे कि आपका क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। ये क्वेश्चन जिसका अच्छे से हो गया ना, मान के चलो उसको सब आ गया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। और इस टाइप के क्वेश्चन जो कर लेता है उसकी तैयारी 100% बेस्ट होती ही होती है, उसका सिलेक्शन 100% कंफर्म होता है कि उसका सिलेक्शन रहेगा ही रहेगा इस बार। तो इस भारी भरकम क्वेश्चन को एक बार देखो, ठीक है। ठीक है ना, बहुत बच्चों को तो ये क्वेश्चन देख के हार्ट अटैक आ गया होगा, अरे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, मतलब पहले यहाँ सॉल्व किया, फिर सेकंड स्लाइड में यहाँ सॉल्व किया, फिर थर्ड स्लाइड में यहाँ सॉल्व किया। मतलब आप देख रहे हो कितना तगड़ा मैथमेटिक्स इसमें लगा है। तो थोड़ा सा ये वाला चैप्टर इसीलिए ही डिफिकल्ट होता है कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बच्चों से होते नहीं है ये वाले क्वेश्चन, आई नो दैट कि बच्चे कहाँ से कर पाएंगे, इतना इमेजिन करना और उसके बाद इतना ज्यादा सॉल्व कर पाना हर किसी के बस की बात है भी नहीं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे ये वाला जो चैप्टर है वो छोड़ के आते हैं। क्यों छोड़ के आते हैं, रीजन सिर्फ यही है, उनसे होता नहीं है, उनका उतना लेवल ही नहीं है, सोच उतना पाते ही नहीं है, या फिर वो सोचना चाहते भी नहीं है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो करना भी नहीं चाहते, कुछ से होता नहीं है जो बेचारे वीक है, और कुछ करना नहीं चाहते, ये भी एक रीजन है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो 1 मिनट में पॉसिबल नहीं है होना, आई नो दैट। आईने का इक्विलिब्रियम में से जो क्वेश्चन आएगा वो 1.5-2 मिनट लेगा,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो इजी हो। लेकिन ये भी एक चीज है कि नीट में जो क्वेश्चन आएगा वो 1-1.5 मिनट से ज्यादा करने वाला आएगा भी नहीं, वो इतनी लंबी कैलकुलेशन वाला शायद क्वेश्चन आपको देंगे भी नहीं, है ना, ये भी चीज है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो। आपको क्वेश्चन पढ़ने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है जो बहुत लोग नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो मैं जब क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना आपको, आपको खुद समझ आ जाएगा। द pH of 0.05 m aqueous solution of diethylamine is 12, कैलकुलेट Kb। अब देखो ये डाइथाइलामाइन का क्वेश्चन आ गया। डाइथाइलामाइन पता होगा आपको, दोनों साइड इथाइल और बीच में मेरा अमाइन, ठीक है ना। डाइथाइलामाइन का मतलब यही होता है। इथाइल ग्रुप तो आपको पता है ना, C2H5। हाँ, अब मुझे इसमें रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, अगर करना चाहूँ तो इसको डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे लिए। क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया पता है। और हमें ये भी पता है, अगर अमाइंस के बारे में अगर आपने थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये चीज आइडिया होगा थोड़ा सा, कि जो हमारा अमाइन होता है वो बेसिक ग्रुप होता है। तो फिर भी मैं लिख देता हूँ, मैं सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूँ, C2H5 का होल ट्वाइस और अमाइन के लिए NH2 है। जब भी ये टूटेगा तो ये टूट रहा होगा, C2H5NH3 जब इसकी वाटर से रिएक्शन कराई, ये रुको दोबारा ही लिख देता हूँ। क्या ये चीज समझ पा रहे हो ना आप। अब देखो इसको हमें अच्छे से करना है, तो एक चीज पता है कि T=0 पे मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी फिक्स होगी C, जो कि हमें गिवन है, जो कि हमें गिवन है, वो हमें है गिवन है, ठीक है, उसके लिए डरो मत। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आप उस पर ध्यान दो सिर्फ। बहुत ज्यादा देखोगे, बहुत ज्यादा ध्यान दोगे तो फिर चीजें क्या होगी, गलत होने लग जाएगी, और चीजें गलत होने लग जाएगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसकी मान लो ये एक्स एक्स डिसोसिएट हुआ तो ये हो गया C-X, कितना हो गया C-X। और ये सपोज करो ये कितना बन गया, एक्स बन गया, जितना डिसोसिएट हुआ उतना ही ये बन गया। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसे ही इसमें है। अब देखो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट के भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक्स और दूसरे प्रोडक्ट की एक्स अपॉन में रिएक्टेंट यानी कि C-X, ये टोटल मेरा हो गया x² अपॉन C-X। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब के बी कैसे निकालेंगे, अब मेन क्वेश्चन तो वही है कि के बी कैसे निकाले, ये तो पता चल गया के बी ये होगा, लेकिन के बी निकालने के लिए मुझे एक्स पता होना चाहिए ना। सी तो मुझे पता है, सी तो मुझे पता है, लेकिन एक्स मुझे नहीं पता, एक्स मुझे नहीं पता, और वही निकालना है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना एक्स निकालने के लिए, बिल्कुल सेम हमें वैसे करना है। पीएच पीओएच निकाल लो, यहाँ पीएच गिवन था, साइड में आ जाओ, यहाँ पर पीएच गिवन था कितना 12, तो पीओएच कितना आ जाएगा मेरा 14 माइनस पीएच आ जाएगा। ये तो पता है ना पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, तो जैसे ही पीओएच निकालना होगा तो क्या करूंगा 14 में से माइनस कर दूंगा, तो यानी ये हो गया 14 माइनस 12 यानी कि 2, तो पीओएच मेरा कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका मतलब पीओएच 2 आने का मतलब ओएच आयन की कंसंट्रेशन कितनी आएगी 10⁻⁻2 आएगी। कैसे, पीओएच होता है मेरा माइनस लॉग ओएच निगेटिव, लॉग एंटी लॉग लेने पर ये चीज मुझे समझ आ गई कि जो ओ एच आयन है, ये मैंने याद भी करवा रखा है, वो 10⁻⁻ ओ पीओएच होता है। और एच पॉजिटिव के लिए मैंने करवाया था कि वो 10⁻⁻पीएच होता है। ऐसी ओ एच आयन के लिए हो जाएगा 10⁻⁻पीओएच, जो कि कितना हो जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि पीओएच 2 था। तो यहाँ से ओ एच आयन की कंसंट्रेशन समझ आ गई कितनी आई 10⁻⁻2। कैसे, पीएच हमें गिवन था, पीओएच निकाल लिया 14 में से माइनस करके, और पीओएच आ गया तो एच एन आ जाएगा। वैसे भी देखो ये 2 आ रहा है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 होगी, ये तो वैसे भी पता चल रहा है।
सही है ना। और ऐसे भी देख लो 10⁻², इसका लॉग लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो पीओएच आ गया। तो वैसे भी आप समझ सकते हो, जैसे आपको समझना इजी लगे वैसे आप समझ लो, मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करने वाला। अब ओ एच आयन की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻² है, इसका मतलब एक्स भी तो हमारा 10⁻² हो गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई ना, क्योंकि एक्स क्या है, ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन है, और एक्स की वैल्यू मेरे को पता चल गई है। तो यहां से मुझे एक चीज समझ आ गई कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 10⁻² है। अब उसको इस फॉर्मूला में रख दो, ये भी हो गया मेरा 10⁻² का स्क्वायर अपॉन, अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सी को 0.05 लिखने की जगह इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 × 10⁻², बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 5 × 10⁻² माइनस एक्स कितना था, 10⁻²। अब यहाँ देखो ये 10⁻² का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴ अपॉन में। अब यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करें, 10⁻² कॉमन ले लो, 10⁻² कॉमन कितना बचा, 5 - 1, और 10⁻² से कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 10⁻² आ गया ऊपर, और ये बचा मेरा 1/4। ठीक है, ये 5 - 1 4 हो गया, 1/4 बचा, तो 1/4 इंटू 10⁻² मेरा आंसर होगा। या इसको भी सॉल्व करूं तो ये 0.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 10⁻²। या फिर एक और पॉइंट लेके इसको ये भी लिख सकता हूँ, 2.5 इंटू 10⁻³ जल्दी से बताओ, क्लियर है कि नहीं। ये आ गया मेरा के बी। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देख रहे हो कितने डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये चैप्टर आपका मोस्ट चैलेंजिंग चैप्टर होगा आपके लिए। अब आप देखो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, आपको क्लियरिटी ऐसी मिले जैसे फिल्म में क्लियरिटी मिलती है ना, कि ये कैरेक्टर है, ये मेन कैरेक्टर है, ये विलन है, और इसका नेगेटिव कैरेक्टर रहेगा, ये सपोर्टिंग रोल में। तो सारी चीज बता देता हूँ। सपोर्टिंग रोल में थे हमारे कंसंट्रेशन, दूसरा सपोर्टिंग रोल आ गया पीएच, मेन है जो हमें निकालना है, हीरो क्या है, केबी जो हमें निकालना है। और केबी हमें पता है क्या होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। और ये रिएक्शन हमने लिख दी, ठीक है, नहीं भी लिखते तो भी हम डायरेक्टली लिख देते, केबी इक्वल्स टू x² अपॉन C - x। क्यों, क्योंकि हम हमें याद हो चुका है, अब इतनी बार लिख चुके हैं कि अगर हम रिएक्शन भी नहीं लिखेंगे ना तो भी हमें ये याद होगी चीज। तो ये वाली चीज तो अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वीक बेस के लिए आ रही है केस, तो यही होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, यही लिखा था ना x² अपॉन C - x, और यहाँ पर भी यही लिख रहे हैं। तो दोनों केस में हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला ही नहीं, तो ये तो हम बिना रिएक्शन के भी लिख देते। अब के भी जैसी मैं निकालने गया हूं, मुझे पता चला अरे यार सी मुझे पता है, एक्स मुझे नहीं पता, जैसी एक्स पता चलेगा काम बन जाएगा। अब एक्स क्या है, हमारी ओ एच आयन की कंसंट्रेशन है, क्या है, ओ एच आयन की कंसंट्रेशन। तो ओ एच आयन की कंसंट्रेशन मैं पीओएच से निकाल सकता हूँ, और पीओएच मैं पीएच से निकाल सकता हूँ, जो कि मुझे गिवन है। तो ऐसे मैंने दिमाग घुमाया, पीएच था 12, पीओएच आ गया 14 - 12 2, तो ओ एच आयन की कंसंट्रेशन आई 10⁻², उसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। उसके बाद तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसके बाद वाला पार्ट तो कैलकुलेशन का है, वो तो आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है नीट में। ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि ये आपका 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आप इसको 1 - 1.5 मिनट में कर दोगे। लेकिन वही चीज है, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो बॉस ये क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में भी नहीं होगा, गारंटीड। और हो सकता है हो भी नहीं, आप देखते ही छोड़ दो ये वाला। लेकिन एक चीज जो इस क्वेश्चन में अच्छी है उस वाले से, इसमें ज्यादा चीजें नहीं पूछी, इसमें सिर्फ के बी पूछा था। वहां पर क्या था, अगर वहां पर के बी तक रुक जाता, के बी पूछ के रुक जाता, तो ये क्वेश्चन भी इजी होता। लेकिन वहां पर पूछा क्या है हमसे, के बी देकर हमसे एक्स पूछा है, एक्स निकाला। अब एक्स के बाद वो पूछ रहा है पीएच भी निकालो, पीएच के लिए मुझे पहले पीओएच निकालना पड़ा, फिर मैंने पीएच निकाला। अब उसने यही नहीं रुका, उसने कहा आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल। आयनाइजेशन कांस्टेंट के बाद ये पूछा था के, ये तो इजी था, ये तो के बी से, के डब्ल्यू से के बी को डिवाइड करके आ गया था। लेकिन ये वाली चीज जो आई ना इसके बाद, ये डिफिकल्ट हो जाती है, ये वाला पीएच निकालना भी, एक्स भी। अगर इस क्वेश्चन में यहां तक पूछता ना तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता, ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता। यहां तक भी पूछता तो ये 1.5 से 2 मिनट में हो जाता। जब ये सारी चीजें आ गई तो ये 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन बना।
तो ये वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ टाइप पूछ के आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के आने के, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे, तभी जाके आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रांग होगी, वरना अदरवाइज तैयारी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, हो गया खत्म। चलो, आज के लिए इतना ही था। आज थोड़ा कम करवाया है क्योंकि क्वेश्चंस थे आज आपके 3-4, ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़े क्वेश्चंस हमने देखे। और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था आपको कि ये चैप्टर आपको हार्ड लगने वाला है। और हार्ड क्यों लगने वाला है? क्योंकि ये होता नहीं है बच्चों से। बच्चे रोते हैं इस चैप्टर में, नहीं होता है। इतना डिफिकल्ट चैप्टर है ये। ये चैप्टर अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो ये चैप्टर आपको सही में रुला देगा, ऐसा चैप्टर है। ठीक है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम वेस्ट मुझे करना नहीं है आज, बस इतना ही मुझे आपको कहना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।